नमस्कार, शून्यकाल के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सबसे बड़ी चर्चा सियासत में इस बात की हो रही है कि ईडी की जांच अच्छी है या ईडी की जांच बुरी है। इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में ईडी ने 4 नए नामों के साथ शराब घोटाले में 4 लोगों को आरोपी बनाया। उसके बाद सियासत तेज हो गई। लेकिन इसी बीच अचानक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में अफीम के मामले सामने आए उसमें ईडी ने जांच क्यों नहीं की, क्योंकि मसला हजारों करोड़ रुपए के नुकसान का था। फिर क्या था, सियासत में शुरू हो गई कि ईडी अच्छी या बुरी, इस बात की चर्चा को लेके बीजेपी ने पलटवार किया, कहा कि किसी के हिसाब से ईडी जांच नहीं करेगी। ईडी अपने हिसाब से कानून, तथ्य और सबूतों के हिसाब से जांच करेगी। कुल मिला के ईडी के नाम पे सियासत फिर से एक बार छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। आज इसी विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में मौसम का पारा चढ़े न चढ़े, लेकिन सियासी और प्रशासनिक गलियारों में ईडी ने ऐसा अहाता सजाया है कि बड़े बड़ों का नशा हिरन हो गया है। हाल ही में एक बार फिर कथित और बहुचर्चित शराब घोटाले में जांच एजेंसी ने इस मामले में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 1200 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्ती की सील लगाकर लॉक कर दिया है। बताते ये भी चलें कि अनुमानित तौर पर छत्तीसगढ़ का ये कथित शराब घोटाला 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। इसी कुर्की की कार्रवाई में होटल वेस्टर्न गोवा को भी अटैच किया गया है, जिसको लेकर कनेक्शन फिर एक बार पूर्व सीएम के बेटे चैतन्य बघेल से जुड़ने का दावा है। अफीम की खेती पर भरोसा, शराब में सवाल, जांच है या सियासी जाल। छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने एक बड़ी कार्रवाई की। ईडी के रायपुर जोनल कार्यालय ने 1000 करोड़ रुपए के अधिक की संपत्तियां अटैच की। कुर्क की गई संपत्तियों में गोवा का प्रसिद्ध वेस्टर्न होटल भी शामिल। चैतन्य बघेल से कनेक्शन, 200 करोड़ रुपए की डीड वैल्यू और 1200 करोड़ मार्केट वैल्यू वाली संपत्तियां अटैच। 4 नए आरोपियों में विजय भाटिया और निखिल चंद्राकर समेत 4 नाम भी किए गए शामिल। शराब घोटाले में आरोपी बनाए गए 22 अधिकारियों को बहाल करने की चर्चाएं तेज। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा, छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती की जांच क्यों नहीं करती ईडी। छत्तीसगढ़ के बड़े कथित शराब घोटाले में शुरू हुई सियासी बयानबाजियों ने अचानक तब अफीम की खेती का रास्ता पकड़ लिया, जब पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जब अफीम की खेती से भी करोड़ों का नुकसान हुआ है तो आखिर जांच क्यों नहीं सौंप देते। इधर बीजेपी का पलटवार भी आया, जिसमें मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का कहना है कि ईडी अपने हिसाब से काम करेगी, भूपेश बघेल के हिसाब से नहीं। आज जितने भी शराब घोटाले हो रहे हैं, दास की दुकान हो, चाहे नकली शराब की बात हो, चाहे मद पेश की शराब की बात हो, उसके लिए कोई कार्रवाई हो रही है क्या? ईडी कार्रवाई कर रही है? ज़्यादा रेट में मंत्री जी खुद बोल रहे हैं कि ज़्यादा रेट में ना बेचे जाए। इसका मतलब है ज़्यादा रेट में बेचा जा रहा है, तभी तो मंत्री जी बोल रहे हैं। उसमें ईडी कब कार्रवाई करेगी? अफीम के मामले में शराब, अभी जब शराब में चल रहा है उसमें। देखिए, ईडी अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी, भूपेश बघेल जी के हिसाब से थोड़े करेगी। जब वो उनकी सरकार थी तब तो उन्होंने कार्रवाई कराई नहीं। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है ऐसे भ्रष्टाचारियों को, ऐसे अपराधियों को, जो प्रदेश की जनता के गाढ़े पसीनों को चूस कर पी रहे हैं, निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगा। और भूपेश जी के अनुसार का ईडी कार्रवाई नहीं करेगी। कुल मिलाकर 1200 करोड़ की संपत्तियां कुर्की, गोवा के वेस्टर्न होटल की जब्ती और चैतन्य बघेल से जुड़ते तार इस बात का सबूत है कि कथित शराब घोटाले की आंच बेहद ठोस और गंभीर रूप ले रही है। अब एक और नए आरोपियों पर शिकंजा भी कसा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इसी घोटाले के दागी 22 अधिकारियों को बहाल करने की चर्चाएं बैकडोर से तैर रही, जिसके बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति आज एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है, जहां सवाल ये गहरा गया है कि अफीम की खेती पर जांच करें तो भरोसा है, और शराब घोटाले में सवाल, ये वाकई जांच है या सिर्फ सियासी जाल। बीएसटीवी के लिए रायपुर से शिवम दुबे की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार क्यों ईडी पे एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। चले इसी विषय पे करेंगे चर्चा। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान
हमारे साथ जुड़े मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से उमेश घोड़मड़े साहब है, वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से अजय गंगवानी जी है, वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। अजय जी, आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक, सूबे के वरिष्ठ पत्रकार, सियासत को बेहद करीब से जानने वाले बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ है। बाबूलाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बाबूलाल जी, जरा दर्शकों को समझाइएगा कि ईडी पे सब्जेक्टिव होना राजनीतिक दल के लिए मजबूरी है या सच में इसके पीछे कुछ कहानी है? मतलब ये कि एक विषय पे ईडी बेहतर, एक विषय पे ईडी कुछ खास नहीं। बाबूलाल जी, देखिए, शराब के मामले को ईडी डील कर रही है बहुत लंबे समय से, और इसलिए जो है लगातार उसकी धमक जो है वो शराब के धंधे से जुड़े हुए लोगों के जिनके नाम आए हैं उन पर बनी हुई है। भूपेश बघेल जी ने जो बात उठाई है वो गलत नहीं है, सही है कि अफीम की खेती में भी ईडी की नजर जानी चाहिए कि उसमें भी बहुत करोड़ों रुपए का नुकसान वाला मामला दिखा है। लेकिन एक बात आपको और बता दूं कि हमारे देश में, भारत में, तुर्की और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत ही एक ऐसा देश है जहां लाइसेंस दे करके जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अफीम की खेती होती है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार से जो है इसकी छूट नहीं है और कोई लाइसेंस यहाँ जारी नहीं है, और छत्तीसगढ़ में प्रतिबंधित है अफीम की खेती करना, और यहाँ ये ऐसा कार्य किया गया है। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा विषय है ये, और ईडी की नजर इस पर भी जानी चाहिए। ये सोच कोई गलत नहीं है, क्योंकि लाखों नहीं करोड़ों का घाटा जो है सरकार का उसमें भी। ठीक है बाबूलाल जी, मैं लौटता हूं आपके पास। मैं जब उमेश जी से पहले जवाब लेता, फिर अजय जी के पास जाऊंगा। अजय जी, बाबूलाल जी भी कह रहे हैं कि जहां मामला आर्थिक अनियमितता का है, मनी ट्रेल का है, वहां पे ईडी आती है। अफीम को के मामले को ईडी से पृथक क्यों रखा गया? ईडी की नजर क्यों नहीं पड़ी? यही सवाल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी उठा रहे हैं। जरा जवाब दीजिए। मुझसे सवाल है। जी उमेश जी, आप ही। देखिए, ईडी, आईटी, सीबीआई और इस पर विपक्ष के नेता, कांग्रेस के नेता या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी क्या कह रहे हैं और इससे पहले क्या क्या कहे हैं वो तो विषय है ही है, लेकिन क्या ईडी को लेकर के डाइवर्ट करने का प्रयास इस ओर इशारा नहीं करता है कि इस सवाल से भागा जाए कि छत्तीसगढ़ में हालिया जो कार्रवाई हुई है ईडी की, और उसमें जो रिपोर्ट के आधार पर जो चीजें निकल करके आ रही है, 110 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ से किसके माध्यम से गया, और गोवा के अंदर में, नॉर्थ गोवा में वेस्टर्न होटल किसका है। इन सवालों का जवाब देने के बदले एक और सवाल खड़ा करके जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास, या जो ये आरोप लग रहे हैं उससे अपने आप को पाक साफ बचाने का प्रयास, ये साफ तौर पर नजर आता है। लेकिन फिर भी मैं इसका जवाब दूंगा, ये वही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। जब इस प्रदेश के अंदर में चाहे शराब घोटाले का मामला हो, लगातार अवैध शराब का मामला निकल करके आए, कई अवैध शराब उनके समय में हमारे लोगों ने भी जाकर के पकड़ा, 2 काउंटर का विषय निकल करके आया, तमाम चीजें निकल के आई, लेकिन जब जांच की मांग हुई तो उन्होंने साफ तौर पे इनकार किया। एक और उदाहरण दे दूं, एक और उदाहरण फिर खत्म कर दूं। ठीक है, बहुत सही। पीएससी के मामले में लगातार युवा कहते रहे, पूर्व मुख्यमंत्री जी साफ इनकार कहते रहे कि भैया कोई सीबीआई जांच नहीं होगी, और आज जब छत्तीसगढ़ में चाहे अफीम का मामला हो, सूखे नशे का मामला हो, अन्य मामले हो, छत्तीसगढ़ की एजेंसियां ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि छत्तीसगढ़ से बाहर जाके भी कार्रवाइयां कर रही है, गिरफ्तारियां हो रही है। आपको लगता है कि उमेश जी जो कह रहे हैं कि एजेंसियां बाहर जाके भी कार्रवाइयां कर रही है, अफीम को लेके पर्टिकुलर सवाल उठाया गया है, अफीम की खेती को लेके, कितने संतुष्ट आप बीजेपी के जवाब से? और क्या जो बीजेपी सवाल उठा रही है, उमेश जी जो कह रहे हैं कि मुद्दे को भटकाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए 2 दिन पहले जो ईडी का प्रेस नोट जारी हुआ, आप एक नया राग अलाप रहे हैं? बहुत संवेदनशील विषय पे आपने डिबेट किया। अवधेश जी, समय दीजिएगा, मैं बिंदुवार बात करूंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है
कोई भी संवैधानिक संस्था हो, केंद्रीय एजेंसी हो, वो चाहे ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, अगर वो निष्पक्ष जांच करेगी बिना किसी टारगेटेड कार्रवाई के, ये लगातार हम देख रहे हैं। मैं आपको महत्वपूर्ण उदाहरण आपके चैनल स्पष्ट कर दूं, हमारी यूपीए सरकार के समय 10 सालों में मात्र 112 मामले दर्ज किए गए, जबकि मोदी सरकार के 12 सालों में 5200 मामले, और 5200 मामले में अवधि जी आखिरी जो आरोपी साबित हुए वो मात्र 16, मतलब जो कन्विक्शन रेट है दैट इज 0.5% से कम है। मतलब अगर 200 लोगों पर ईडी कार्रवाई करता है, एक व्यक्ति आरोपी साबित होता है और 199 लोग बेकसूर। आज जो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल आया कि लोकसभा के पहले 25 बड़े राजनीतिक व्यक्तियों पे ईडी कार्रवाई करती रही, जिसमें 21 लोगों ने भारतीय जनता में प्रवेश किया और सारे नेताओं पे ईडी की कार्रवाई समाप्त हो जाती है। और ये स्पष्ट रूप से दिखता है 95% ईडी की कार्रवाइयां जो है सिर्फ कांग्रेस के नेताओं पे, विपक्ष के नेताओं पे, राजनीतिक प्रतिशोध के चलते उनकी राजनीतिक छवि को धूमिल करने के लिए टारगेटेड रूप से की जा रही है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, मेरे मित्र यहां बैठे हैं, मैं खुली चुनौती 3 भाजपा के नेता के नाम बता दें जिस पर ईडी कार्रवाई हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जो अजीत पवार हैं, जो भी स्वर्गीय हो चुके हैं, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोकसभा चुनाव में कहा था 70,000 का घोटाला किए हैं, ये जेल में जाएंगे। वही व्यक्ति उप मुख्यमंत्री की शपथ लेता है। एक नाथ शिंदे, अजय जी, मानवता के नाते जो दिवंगत हो गए उनके नाम की चर्चा न करें, बिल्कुल, उनके अलावा जिनका नाम लेना ले लीजिए। एक नाथ शिंदे, येदियुरप्पा, ताजा भी पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारी, जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, और छत्तीसगढ़ की बात करूं चिंतामणि महाराज, शिशुपाल सोरी, जो व्यक्ति भाजपा में शामिल होता है, ईडी, आईटी, सीबीआई की कार्रवाई समाप्त, भाजपा की वॉशिंग पाउडर। आखिरी महत्वपूर्ण जिस मुद्दे पे आ रहा हूं मैं, देखिए अफीम, आज जो कोई भी संवैधानिक संस्था सिलेक्टिव पॉलिटिक्स क्यों कर रही है, टारगेटेड कार्रवाई क्यों कर रही है? आज देखिए अफीम की खेती की बात करूं, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के क्षेत्र दुर्ग में, रामविचार नेता हम जो इनके कृषि मंत्री हैं उसके गृह क्षेत्र बलरामपुर में, ओपी चौधरी जो वित्त मंत्री उसके गृह क्षेत्र रायगढ़ में, 3 जगह पे भाजपा के एक ऐसा नेता विनायक ताम्रकार, जिसकी सारे वरिष्ठ नेताओं के साथ तोखन साहू, शिवराज सिंह चौहान, अन्य नेताओं के साथ फोटो है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता, ईडी कोई जांच नहीं करती। अजय जी, उमेश जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन 2 सवाल अजय जी ने बेहद गंभीर उठाए, उस पर जवाब जरूर दीजिएगा। पहला ये कि 95% विपक्ष के नेताओं पे केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई होती है, एक। दूसरा गंभीर सवाल अजय जी का कि 3 भाजपा नेताओं के नाम बताइए जिन पे ईडी या केंद्रीय एजेंसी ने काम किया है, उन पे कार्रवाई की गई है। अजय जी का सवाल आप जवाब दे दीजिए अपनी टिप्पणी के साथ। अजय जी ने जिस लब्बो लुबाब में ईडी हो या केंद्रीय एजेंसी हो, उसके ऊपर अविश्वास यहाँ पर आपके डिबेट में अभी सबके सामने यहाँ पर प्रकट किया। मैं सुन रहा था पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को, जिस लब्बोलुआब के साथ, जिस आत्मविश्वास के साथ वो मांग कर रहे थे कि अफीम वाले मामले में ईडी जांच क्यों नहीं करती, यहाँ पर साफ तौर से पूर्व मुख्यमंत्री का केंद्रीय एजेंसी ईडी के ऊपर अभूतपूर्व विश्वास दिख रहा था, इसलिए वो मांग कर रहे थे कि ईडी इसमें क्यों जांच नहीं करती। अब जरा कांग्रेस इस बात को स्पष्ट कर दे कि एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर इस पर्टिकुलर मामले में मुद्दे को 10 सेकंड नहीं तो आप कंप्लीट कर लीजिए। मुद्दे को भटकाने के लिए ईडी पर विश्वास दिखा रहे हैं और ईडी की जांच की मांग कर रहे हैं। यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता ईडी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। या तो गंगवानी जी सही बोल रहे हैं या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी सही बोल रहे हैं। इस बात को जरा कांग्रेस स्पष्ट कर दे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, 5 सेकंड, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अलग अलग मामलों में ये अपने राजनीतिक उपयोग के हिसाब से जांच एजेंसियों पर सवाल उठाते रहे। भिलाई के अंदर छापा पड़ा, घेराव किया, पथराव किया, गाड़ी तोड़ दी। दिल्ली के अंदर कार्रवाई हुई, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के ऊपर वहां सड़क पर लेट गए, ना जाने क्या क्या कहा। यहां पर जब लगा कि गोवा का कनेक्शन खुल रहा है, वेस्टिन होटल किसका है, ये मुद्दा आ रहा है, कहीं छत्तीसगढ़ की जनता के सामने पोल न खुल जाए कि आबकारी की गाढ़ी अवैध कमाई को गोवा में उपयोग किया गया है और आलीशान होटल बना करके ना जाने क्या क्या करने लोग वहां पर जा रहे हैं। ठीक है, पोल खुलने के डर से इस प्रकार का डाइवर्सन, वाह कितना गजब डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं कांग्रेस के नेता। उमेश जी, फिर आपने सवाल को छोड़ दिया कि 95% विपक्ष पे और 3 नाम। मैं लौटूंगा भूपेश बघेल
जी के पास जा रहा हूँ, ठीक है। उमेश जी मैं एक बार बाबूलाल जी के पास जाता, फिर अजय जी के पास जाऊंगा, फिर वही सवाल लेके आपके पास आऊंगा। बाबूलाल जी, राजनीतिक दल अपने अपने नंबर बढ़ाने के लिए, अपने आप को बेहतर बताने के लिए जुगत में लगी रहती है। सवाल यह है कि शराब घोटाले का जो जिन है या शराब घोटाले की जो कालिक है वो कांग्रेस का पीछा कब छोड़ेगी, पूर्ववर्ती सरकार का पीछा कब छोड़ेगी? 2.5 साल तो बीत गए नई सरकार के। बाबूलाल जी, देखिए, शराब का धंधा ही है गंदा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी अगर शराब बेचवा रही है तो वो कोई सीधे और सरल तरीके से बिक रहा होगा और पूरी ईमानदारी से बिक रहा होगा, ऐसा मैं नहीं मानता। भूपेश बघेल की सरकार में भी ईमानदारी से कहीं काम हुआ होगा, ये भी मैं नहीं मानता। जरूर गड़बड़ियां हुई हैं, गड़बड़ियां होती ही रहती है, ये धंधा ही ऐसा है। इस धंधे में बगैर 2 नंबर के काम के जो है कोई कमाई का जरिया नहीं है। और अगर इसमें सही सही काम होगा तो जो आमदनी आज होती है सरकार को, उससे 5 गुना आमदनी बढ़ जाएगी अगर पूरा सही सही काम हुआ तो। ये मेरा अनुभव है, पत्रकारिता के 50 साल के बीच में मैंने जो देखा है, करीब से आबकारी का काम देखा है, जो इसमें पोल है, जितनी पोल है वो प्रारंभ से ही देखते आ रहा हूं, अभी तो बहुत ज्यादा बड़ा काम हो गया ये। अब सवाल आता है कि ये आखिर ये पीछा कब छोड़ेगा? ये शराब का धंधा इस तरीके से बदनाम होते की स्थिति में पीछा कब छोड़ेगा? तो ये पीछा छूटने वाला नहीं है। हर सरकारों में ये आरोप निकलेंगे। ये सरकार जाएगी, जब भी जाए तो इसके भी निकाले जाएंगे रास्ते। बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप इनके लिए भी होंगे। ये धंधा ही ऐसा है। इसलिए मेरा कहना ये है कि कहीं ना कहीं जो है ईडी का जो प्रश्न उठाया है, उमेश घोरमोड़े ने बचाव करने का प्रयास किया, अजय ने आरोप लगाया है। ईडी के बारे में एक बात बिल्कुल सही है कि अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर कम पकड़ देखी गई है और ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के नेताओं पर ही मामला बनता दिख रहा है। और बहुत ही ज्यादा सक्रिय रूप से जो है वो कांग्रेस के लोगों के साथ में होता है। ये भी सही है कि जिन पर आरोप लगते हैं वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं तो वो जो है वो साफ और पाक हो जाते हैं। ये भी देखने में आ रहा है। यही कारण है, ये सारी चीज देख। ठीक है बाबूलाल जी, मैं लौटता हूँ। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ। अजय जी, कुल मिला के उमेश जी या पूरी बीजेपी 2 लाइन पे अडिग है कि साहब किसी के कहने के हिसाब से ईडी कार्रवाई नहीं करेगी, एक। दूसरा कि आप लोग मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए एक नया सिगुफा छोड़े हैं कि अफीम के मामले पे ईडी जांच क्यों नहीं कर रही है। जवाब दे दीजिए। मुद्दे भटकाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कोर्ट आपके बीएसटीवी के चैनल के दर्शकों के लिए 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में शराब घोटाले, कथित शराब घोटाले की जांच हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटमेंट है वर्ड टू वर्ड पढ़ देता हूं। ईडी की जांच पर सवाल उठाते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, बिना सबूत आप केवल आरोप लगाते हैं। इस तरीके से अभियोजन पक्ष इस कोर्ट के सामने टिक नहीं पाएगा। ईडी ने कई मामलों में यही तरीका अपनाया है। लगभग इसी तरह के तमिलनाडु के कथित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के जांच पर रोक लगाते हुए ईडी ने कड़ी फटकार लगाई। और ईडी जो है देश के संवैधानिक ढांचे पर सीधा आक्रमण कर रहा है और सारी हदें पार कर रहा है। यह कांग्रेस या विपक्ष का स्टेटमेंट नहीं है। कानून और संविधान के सबसे बड़े संरक्षक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के लिए कथन कहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, लगातार शराब घोटाले की बात हो रही, 3 बातें आपके चैनल पर अंडरलाइन कर दूं। पहली बात, अगर आप शराब घोटाले की जांच करने की बात कर रहे हैं, वर्ष 2012-13 से 2017 तक रमन सरकार यहां पे थी। आज जो बिना मापदंडों के पालन के एमफिल का लाइसेंस दिया गया, 12-13 और 13-14 में 60%, 14-15, 16-17 50%, मतलब उसको एमआरपी पे अतिरिक्त कमीशन के रूप में 4400 करोड़ रुपए के छत्तीसगढ़ के राजस्व को चोट पहुंचाएगी। अगर ईडी ईमानदारी से जांच करने का प्रयास कर रही है तो 2012 से अब तक जांच कर ले, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आज देश का संविधान कहता है कि अगर जांच जो है वो आईपीसी की धारा के अंतर्गत 90 दिन में फाइनल चालान पुट होना चाहिए, बीएनएस की धारा में 60 दिन के अंदर। यहां शराब घोटाले में ईडी ने 8 साल तक, बहुत महत्वपूर्ण विषय, 8 साल तक जानबूझकर फाइनल चार्जशीट पुटअप नहीं की जा रही है, क्योंकि चाहे एक सजा है।
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था आप बिना पर्याप्त सबूतों के लोगों के सलाखों के पीछे ढकेल रहे हैं और उसको वापस बाहर नहीं निकालने का प्रयास करें। आप लगातार मामले को लिंगर ऑन करके फाइनल चार्ट। तीसरी महत्वपूर्ण अंडरलाइन करने वाली बात है, दिल्ली की आप सरकार पे यह आरोप लगाया गया कि आप जो मिड मिल की कंपनियां हैं उनको हटा के सीधे शराब निर्माताओं से खरीदी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात करूं, यहां एमएफएल के 12 और एमएफएल बी के 10 कुल मिला के 22 लाइसेंस रद्द करके यहां की शायद सरकार शराब निर्माताओं से कमीशनखोरी भ्रष्टाचार के चलते डायरेक्ट खरीदी कर रही है। उस नीति के आधार पे आप दिल्ली के आप सरकार पे कार्रवाई करते हैं, वही शराब नीति आप सरकार यहां जो है शायद सरकार रही है, उस पर ईडी कोई कार्रवाई नहीं करा। आखिरी 10 सेकंड, यहां रमन सरकार का 36,000 करोड़ का नान घोटाला होता है, आप कोई कार्रवाई नहीं करते। इंडिया पोस्ट बैंक घोटाला होता है, मैनेजर उमेश सिन्हा ने कहा कि भाजपा के नेताओं को करोड़ों रुपए की रिश्वत दी, ईडी कोई जांच नहीं करता। रमन सिंह का गढ़मुक्तेश्वर रिसोर्ट होता है, 10 साल में संपत्ति 10 गुना बढ़ जाती है, ईडी कोई जांच नहीं करता। अफीम की होती है, कोई जांच नहीं करता। मैं कहना चाह रहा हूं, हमारा और सीधा आरोप है, मेरे से उमेश जी प्रश्न पूछ रहे थे, भैया ईडी पे भरोसा होता तो क्या सिलेक्टिव पॉलिटिक्स होती? ये सिलेक्टिव मामले क्यों, जहां जहां भाजपा के नेता शामिल है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? उमेश जी चलिए सीधे जवाब दे दीजिए। एक के बाद एक अजय जी ने बेहद गंभीर सवाल उठाए हैं, कई सारे मामले अजय जी ने गिनवाए कि साहब इस पे ईडी की नजर क्यों नहीं जाती है। ये बात अलग है कि कह रहे कि 2012 से 17 तक छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले की जांच ईडी को करना चाहिए। 2018 में राजनीतिक तौर पे कांग्रेस का मुद्दा शराब घोटाला नहीं था, शराबबंदी का मामला जरूर था। उमेश जी जवाब दे दीजिए। देखिए, लगातार तमाम आरोप ये लगा दिए, लेकिन ये नहीं बताए कि इनके शासनकाल में ही किस प्रकार से FL10 के नियम को बदल के खेल खेला गया। इनके अरे सुन लीजिए, मैं कुछ नहीं बोल रहा, कंप्लीट करिए आप कंप्लीट। इनके शासनकाल में 2-2 काउंटर का मामला क्यों आया? इनके शासन में आबकारी का जो मामला है, आबकारी से जो आय है उस पे सेंध लगाने का मामला क्यों आया? और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी एक न्यायालयीन मामले को लेकर के, किसी एक प्रकरण को दिखा करके आप अपने आप को क्लीन चिट दे करके पर्दे के पीछे छुप नहीं सकते। दूसरा आरोप है कि इस मामले को लंबा खींचा जा रहा है। अरे भैया, आपका कच्चा चिट्ठा 95% आपका कच्चा चिट्ठा इतना दागदार है कि जब से तमाम एजेंसियां जांच कर रही है, एक के बाद एक परत खुलते जाती है। आज उसी का नतीजा है कि 4 नए लोगों का नाम उसमें ईडी ने जोड़ करके यहां पर पेश किया। आज उसी का नतीजा है कि इसमें एक और परत खुली कि छत्तीसगढ़ का 110 करोड़ रुपए गोवा चला गया। और आगे आ जाऊं जवाब ले लीजिए। इंदिरा प्रियदर्शनी को लेकर के यहां पर आ रहे। अरे 5 साल आपकी सरकार थी इस प्रदेश के अंदर में, कब तक केंद्रीय एजेंसियों के पीछे छुपने का प्रयास करेंगे? आपने भी तो उस विषय में कार्रवाई करने का प्रयास किया, आपके हाथ क्या लगा? नान घोटाले को लेकर के आपने बात की, तीन भाजपा के नेताओं के नाम 95% दोनों जवाब नहीं आ रहा, दोनों राउंड दे रहा लेकर के लगातार, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर, मैं आ रहा हूं उस पर भी आ रहा हूं, जी बहुत गंभीर सवाल है लेकर के तमाम विषय। और दूसरा नाम वाला जो विषय आ रहा है, भैया मैं ये जानना चाहता हूं कि जब यूपीए की सरकार थी तब भी कनीमोजी से लेके ए राजा से लेके तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई। उस समय आप ही की सरकार थी ना, भाजपा उस समय सरकार में नहीं थी। अन्य राज्य के अंदर में अरे बता रहा हूं भैया, आप सबर से सुनो, आपकी बात धैर्यपूर्वक सुना। उस समय हमारे भाजपा की सरकार अन्य कई राज्यों के अंदर थी। आप बार बार आरोप लगाते ना एजेंसी एजेंसी एजेंसी। अरे भैया, आप किस सरकार के रहते में आपके ही तमाम केंद्रीय मंत्रियों के ऊपर तमाम 2G 3G कार्रवाई हुई। इसका मतलब साफ है 3 नेताओं के नाम बता रहा हूं मैं, सुन लीजिए आपके समय की बात करो 12 साल, सुन लीजिए ना, ये तर्क संगत है ना। ये इनके यूपीए के समय में भी कांग्रेस के नेताओं के ऊपर कार्रवाई हुई। उमेश जी मुझे समाप्त करना है, भाजपा की सरकार है तो भी इनके ऊपर चलिए कार्रवाई। बाबूलाल जी मुझे एक बार बताइएगा, ठीक है उमेश जी हो गई आपकी बातें आ गई, उमेश जी आपकी बातें आ गई, ठीक है बाबूलाल जी, ठीक है बाबूलाल जी जब बताइएगा कि इस पूरे मसले का, ठीक है उमेश जी आपकी बात आ गई, उमेश जी आपकी बात आ गई, उमेश जी आपकी बात आ गई, ठीक है आपकी बात आ गई, उमेश जी हो गई आपकी बात, उमेश जी आपकी बात आ गई। उमेश जी मत बताइए, इतना लंबा मत बताइए, बाबूलाल जी बहुत संक्षेप में बताइएगा मुझे कि इस सियासत का अंत क्या होगा और क्या इससे सियासी लाभ किसी दल को मिलेगा। बहुत संक्षेप में मुझे समाप्त करना है। देखिए, जनता के ऊपर है, जनता इसको किस रूप में ले रही है।
सफाई भारतीय जनता पार्टी दे रही है और आरोप जो है कांग्रेस लगा रही है। जनता इसको किस दृष्टिकोण से देखती है कि क्या भाजपा सही बोल रही है, कांग्रेस सही बोल रही है, जनता उसका फैसला करेगी। और जनता को जो सही लगेगा, अगर उसको लगेगा कि सही कहा कि जनता जनार्दन होती है, जनता ही तय करेगी। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अजय जी आपका शुक्रिया, उमेश जी आपका शुक्रिया, बाबूलाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिएगा कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला, कथित शराब घोटाला एक ऐसा स्कैम जिसपे ज्यादा से ज्यादा सियासी गलियारों में चर्चाएं होती रही है। इसका पटाक्षेप कहां होगा और अंत क्या होगा, वक्त तय करेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ। नमस्कार।